सुनो किशोरी नाम का जो पाठ है जिसको लिखा है आशा रानी वोरा जी ने, उसको लेकर के हम लोग आज की तासिका में बात करने जा रहे हैं। सुनो किशोरी नाम का पाठ है क्या, वो मैं आपको आरंभ के समय बता दूं। आप जानते हैं कि वर्तमान समय जो है वह संक्रमण काल के रूप में हमारे सामने है। माने हमारे जो परंपरागत भारतीय मूल्य है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है और हमारी जो नई संस्कृति है जो कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में है, हम जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और पिछले 300 सालों में सामाजिक जीवन में जितने परिवर्तन हुए हैं उससे कई ज्यादा परिवर्तन पिछले 30 सालों में हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नए रीति रिवाज आए हैं, बहुत कुछ पुरानी जो रूढ़ियां है, परंपराएं हैं, इसमें इनमें से कुछ बदल गई है, कुछ परिवर्तित हो गई है। लेकिन इन सब में एक संक्रमण काल इस रूप में है कि पुरानी पीढ़ी को मानने वाले या पुराने कुछ लोग आज भी है और ऐसे भी लोग है, ऐसी भी नई पीढ़ी है जो कि तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में आज वह अपने काम को कर रही है या आज उनमें थोड़ी सी समझ आ रही है, वो नौजवान बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि नई पीढ़ी द्वारा आने वाली पीढ़ी में जो अच्छी बातें हैं वह आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करे, उनको बताएं और उनको इस बात से सूचित कर दे कि कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी गलत है, इसकी परख करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए और वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए इस प्रकार के पाठों का यहाँ समावेश किया गया है। सुनो किशोरी नाम का पाठ एक बेटी को माँ के द्वारा लिखा गया या भेजा गया जो पत्र है वह पत्र है और वो उसी पत्र शैली में लिखा गया ये पाठ हमारे सामने है। इस पाठ में एक माँ स्नेह से, अधिकार से, वात्सल्य और ममता से अपनी नौजवान बेटी को दुनिया में होने वाली सही गलत की पहचान कराने की क्षमता विकसित होने के उद्देश्य से कुछ मार्गदर्शन करती है। उसको बताती है कि सही और गलत की परख करनी चाहिए, बस पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ एक माँ के द्वारा बेटी को लिखा गया पाठ नहीं है, बल्कि ये समस्या एक पीढ़ी की है। आज की तमाम नौजवान युवतियों को सुनो किशोरी नाम का पाठ जो है वो कुछ हद तक मार्गदर्शन कर सकता है और इसी उद्देश्य से इस पाठ को इस पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है और जो नई पीढ़ी है, आज हम देखते हैं कि मोबाइल का युग है, मनोरंजन का युग है, नए नए फैशंस है, नए नए मोबाइल के अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, बहुत से गैजेट्स नए निर्माण हो रहे हैं। हमारे आसपास भी जिंदगी की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो रहा है। बहुत से युवक युवतियां पैसा कमाने लगी है तो उनका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग हो गया है। आत्मनिर्भर बनने से वह चाहते हैं कि वो जिंदगी के फैसले खुद ले, लेकिन जरूरी ये भी है कि उन जिंदगी के फैसलों को लेते समय वह सतर्क रहे, अच्छे परख और सही गलत की पहचान करने की क्षमता उनमें विद्यमान रहे। प्रस्तावना के रूप में मैं जो आपको बातें अभी बता रहा हूँ ये इस पाठ में सम्मिलित है और जो हमारे सामने यह आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको आशा रानी वोरा जी का परिचय बताऊंगा और फिर इसकी कथा वस्तु को लेकर के, इस पाठ को लेकर के बात होगी। अभी मैं आपको स्क्रीन पर वो पाठ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पर 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक तो दिखाई दे रही होगी ना? हाँ सर। ठीक है, पाठ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और आपके पास पुस्तकें हैं तो ठीक है, यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस लेक्चर में आपको स्क्रीन पर ही वह पुस्तक जो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। लेखक परिचय, हालांकि ये लेखिका है इसलिए लेखिका परिचय इस रूप में हम इसको देख रहे हैं। आपको स्क्रीन पर वो पाठ और वो जो हिस्सा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ
आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा रानी वोरा जी, श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुलाहा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सन्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। आपका निधन 2009 में हुआ। इस पाठ्य पुस्तक में होने वाले इस पाठ को लेकर के स्वाध्याय का जो हिस्सा है उसमें एक प्रश्न है कि लेखिका आशा रानी वोरा जी की साहित्यिक रचनाओं की विशेषता, ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में इसको हम देखने वाले हैं और उनसे जुड़ी, उस प्रश्न से जुड़ी हुई, उस आकलन कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम इस लेखिका परिचय में यहाँ जो हिस्सा मैंने आपके सामने रखा उसमें यह है। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत, अविभाजित माने आप जानते हैं कि एक समय में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कुल मिलाकर एक भारत हुआ करता था। तो ऐसे अविभाजित भारत में झेलम नदी, जो कि अब पाकिस्तान में है, झेलम नदी के पास जो झेलम जिला है, जिस झेलम नदी से उस जिले को नाम प्राप्त है, उस झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित जो गांव है, ग्राम माने गांव, दुल्हा नाम का, उस गांव में 1921 में इनका जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के नारी विषयक लेखन में वो अपना अलग स्थान रखती है। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य में जिस तरह से पुरुषों ने साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत सी महिला लेखिकाएं हैं, जैसे कृष्णा सोपती है, महादेवी वर्मा है, मन्नू भंडारी जी है, बिल्कुल उसी प्रकार से। और ये परंपरा कहाँ से चली है? मीराबाई से। हिंदी साहित्य की मीराबाई पहली महिला साहित्यकार थी और उनसे चल करके आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी रचनाकार है जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और वह काफी प्रतिभाशाली और संवेदनशीलता के साथ अपनी रचनाओं का निर्माण करती रही है। उसी सिलसिले में या उसी कड़ी की आशा रानी वोरा जी जो है वह एक हिस्सा है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में स्त्री लेखिकाओं में अपना अलग वजूद बनाया है और गर्व की बात तो ये भी है कि जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं, आप जानते होंगे कि कुछ पत्रिकाएं मासिक होती है, पाक्षिक होती है, त्रैमासिक होती है, वार्षिक होती है। ऐसी हमारे देश में सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं अगर किसी भाषा में प्रकाशित होती है तो वो हिंदी में है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर भारत की मातृभाषा हिंदी है। बहुत से राज्यों की भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कि दिल्ली वगैरह वगैरह, तो इन सब राज्यों में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आशा रानी वोरा जी के जो लेख है वह धारावाहिक रूप में मैंने आज थोड़ा हिस्सा, फिर कल थोड़ा, फिर उसके बाद जो है वो परसों थोड़ा, इस रूप में जो है वो छपते रहे हैं और ये उनके लिए प्रतिष्ठा का हिस्सा भी है। उन्होंने क्या किया है, तो उनकी साहित्यिक रचनाओं की विशेषता यह है कि हमारे देश की जो विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त कर चुकी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के संघर्ष को, उनकी जिंदगी को आशा रानी वोरा जी ने अपने तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है, ताकि वो आने वाली नारी और आने वाली पीढ़ियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के व्यक्तित्व को, उनके जीवन संघर्ष को चित्रित किया है और वर्तमान नारी के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं की जो पद्धति है वो एक नई तरीके से उन्होंने साहित्यिक रचनाओं को लिखा है और हिंदी साहित्य में जो अलग अलग प्रकार के विमर्श रहे, जैसे दलित विमर्श है, जैसे कि नारी विमर्श है,
जैसे कि आप जानते होंगे कि बाल विमर्श है, इस तरह के एक विमर्श, नारी विमर्श में उसकी परंपरा को उन्होंने अपने लेखन कार्य से समृद्ध बनाने का काम किया है। नारी विमर्श माने नारी संबंधी साहित्यिक रचनाओं का निर्माण जो है वो किया है, और बहुत से नारी लेखिकाओं ने ही किया है। उसी में इनका भी एक योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। 2009 में आशा रानी वोरा जी का निधन हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी और स्वाधीनता सेनानी। इसके बाद है लेखक पत्रकार, यानी कुल मिलाकर उनकी जो साहित्यिक रचना का झुकाव है वह स्त्री जीवन से जुड़ा हुआ है, इतना तो हम समझ सकते हैं। ये जो पाठ है, उस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते तो हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, जैसे इसमें कहानी है, उपन्यास है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, निबंध है, अनुवाद है, जीवनी है, उसी प्रकार से पत्र है, उसी प्रकार से जो है वह रेखा चित्र है, आत्मचरित्र है, वगैरह वगैरह। ये जो पत्र है ना, यह एक अलग प्रकार की शैली है, जिसमें से कुछ लोगों के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी जो है वह हमारे सामने आती है। पुस्तक में इस विधा के बारे में दी गई जानकारी पहले देखेंगे हम लोग। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। माने ये जो पत्र शैली है या पत्र नाम की विधा है, वो क्या होता है, आप जानते हैं कि आज के वर्तमान दौर में आमतौर पर ये टेलीफोन का जो अनुसंधान हुआ, तब से घरेलू पत्र लेखन कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा था कि पत्र जो है वो स्नेह का विषय हुआ करता था, वो जानकारी तक उसका दायरा सीमित नहीं था। बहुत से लोगों ने पत्र लिखे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी के पत्रों का संकलन है, या फिर कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी है, लोकमान्य तिलक जी है, या फिर कि राजेंद्र प्रसाद जी है। ऐसे राजनीतिक नेता और बहुत से साहित्यकार जैसे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त जी है, ऐसे साहित्यकारों ने एक दूसरे को जो पत्र लिखे हैं, अपने परिजनों को पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, रीति रिवाज होते हैं, वहां की जो राजनीतिक परिस्थिति होती है, सांस्कृतिक हालात उस समय कैसे थे, इन सब को जांचने का एक माध्यम इस रूप में इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है, और वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। और पत्रों में सच्चाई होती है। पत्र जो है वो आदमी खुद लिखता है, और खुद लिखता है तो उसकी मानसिकता, उस समय की स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक सबूत के रूप में इन पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत से पत्र जो है उनका साहित्यिक महत्व अपने आप में अलग है, और इसीलिए पत्र यह एक साहित्यिक विधा के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है, और उसी का एक उदाहरण इस रूप में ये पाठ हमारे सामने है। इस पाठ का परिचय हम लोग देख रहे हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक मां, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं
और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। ये जो पाठ परिचय मैंने आपके सामने जो रखा है, उससे आपको अनुमान लगा होगा कि क्या उद्देश्य है जो जिसको लेकर के इस पत्र की या इस पाठ की रचना की गई है, और वही उद्देश्य आपके सामने रखना इस पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के सम्मिलित होने का कारण है। लेखिका ने पत्र शैली में किशोरी किशोरी माने जो नए रूप में जो है वह जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण विकसित करती हुई युवावस्था में प्रवेश कर रही ऐसी युवतियों की शंकाओं को, उनके मन में निर्माण होने वाले प्रश्नों को, उनकी आशंकाओं को एक माँ के रूप में, एक अंतरंग सहेली, अंतरंग माने गहरी गहरी दोस्ती होने वाली सहेली के रूप में, और एक मार्गदर्शिका के रूप में, पत्र के रूप में अपनी बेटी के लिए ये समस्याएं हैं, उनका निराकरण, उनका समाधान उसके सामने रखा है। लेखिका ने, यह मंझी हुई लेखिका है, यह एक समृद्ध लेखिका है, इसीलिए उन्होंने किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत माने दोस्त सहेली के समान मित्रता से जुड़ा हुआ इतना अनुचित और गहरा, इतना सही और इतना गहरा मार्गदर्शन किया है, और उनमें सही क्या है, गलत क्या है, करणीय क्या है, करणीय माने करने योग्य, और अकरणीय क्या है माने कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, किन बातों आदतों से अपने आप को अलग रखना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी अपने तरीके से इस पत्र में दी गई है। उन्होंने बताया है कि जो नई पीढ़ी है वह नई पीढ़ी पश्चिम से माने पाश्चात्य देशों से आ रहे मूल्यों को, उनके संस्कारों को बिना जांचे परखे स्वीकार रही है। अभी हम अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर के परिवर्तन होने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि एक तरफ तो घंटों बच्चे जो है वो टेलीविजन के सामने बैठे हैं, मोबाइल में उलझे हुए हैं, कहीं युवक है वह किसी पान की दुकान के पास, कहीं थिएटर में, कहीं सड़क के किनारे, किसी चौराहे पर जो है वो हंसी मजाक करते हुए अपने जीवन का बहुमूल्य समय गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ लड़कियां भी इसी मायनों में ये आईने के सामने घंटों बैठना, बेवजह जो है वो टीवी ज्यादा समय तक देखना, इन सब बातों को परिवर्तित करना जरूरी है। जो माँ बाप उनके लिए कहीं खेती किसानी का व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, माँ अगर दिन रात मेहनत करके बेटी के लिए खाना पका रही है, परिवार के लिए कुछ कर रही है, तो हम लोगों का उत्तरदायित्व हो जाता है युवाओं का कि वह बड़े बुजुर्गों का आदर करे, बड़े बुजुर्गों के बोझ को कुछ हद तक हल्का करे और उनके सहायता करे। पर ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ जो है वह मनोरंजन में लगे हुए हैं। तो ये भी बदलना चाहिए, और समूचे रूप में अपने जो जीवन की तरफ देखने का युवाओं का और युवतियों का दृष्टिकोण है वह परिवर्तित होना भी बहुत जरूरी है। बस पाश्चात्य से आ रहा है, चकाचौंध बना कुछ उधर से आ रहा है तो हमें उसको स्वीकृत नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति से आ रहे मूल्यों को जांच परख कर उनका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ये मूल्य हमारी जो विरासत वाली प्राचीन भारतीय 5000 वर्षों की संस्कृति है, उस संस्कृति को बिना जांचे परखे पुरानी जर्जर और निरुपयोगी समझकर हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उनका त्याग नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि युवक युवतियां पैसा कमा रही है मल्टीनेशनल कंपनीज में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, या कम उम्र में उनके हाथ में पैसा आ रहा है तो माता पिता पर होने वाली उनकी निर्भरता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में उनका जीवन की तरफ दृष्टिकोण बदल रहा है, लेकिन वह अपने आप को परिपूर्ण न समझे और जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में न ले, क्योंकि ये विवेकहीनता उनको मुसीबत में डाल सकती है। और इसीलिए लेखिका चाहती है कि वह अपनी भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को, संस्कारों को जो है वह बनाए रखे, उनमें से जो बातें स्वीकारने योग्य है उन बातों को बनाए रखे, और सभी पाश्चात्य बातों का स्वीकार बिना सोचे समझे कतई न करे। ऐसा करने से वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस तरह का एक संदेश जो है वो इस पाठ के माध्यम से आशा रानी वोरा जी ने दिया है, और उनका केंद्र युवा पीढ़ी है और खास करके युवतियां है, इसीलिए सुनो किशोरी इस रूप में इसका शीर्षक दिया गया है। हम सीधे पाठ को शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर उस पुस्तक के पाठ को देख सकते हैं।
सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की मां हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसीलिए कहना चाहती हूँ, उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर दैनिक क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। अब यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को, जवान बेटी को पत्र लिख रही है और इस रूप में वह जानती है कि अब बेटी वो छोटी बालिका नहीं रही, वो नादान बच्ची नहीं रही कि हर बात उस पर थोपी जाए, हर बात के लिए माँ अपनी बेटी पर जबरदस्ती करे और उसको अपने मन के मुताबिक जो है वो हर काम करने के लिए विवश करे। इतनी छोटी बच्ची नहीं है। इस बात का बोध लेखिका को है, जो उनके पत्र से प्रतिबिंबित होता है। वो जानती है कि बेटी अपने अधिकारों के बारे में, अपने वजूद के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में अभी काफी सजग होती जा रही है। उसकी अपनी सोच है और उस सोच के मुताबिक उसको अपने हक, अपने अधिकारों की जानकारी धीरे धीरे उसे हो रही है और इस बात का एहसास जो है वो लेखिका को है। इसीलिए उन्होंने कहा पत्र के आरंभ में, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। माने इससे पहले सुगंधा ने अपनी माँ को पत्र भेजा और उसने अधिकार की बात उठाई। कौन से अधिकार? दो तरफा अधिकार। दो तरफा माने एक तो माँ जो है वह अपनी बेटी से कुछ उम्मीदें रखती है तो वह अधिकार उसका है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बेटी के भी कुछ अधिकार है। बेटी के भी उसको अपनी जिंदगी को आकार देने का हक है, अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का अधिकार बेटी को भी है। ये दोनों तरफ से होने वाले अधिकारों की बात जो है वह सुगंधा ने इससे पहले अपने माँ को लिखे हुए पत्र में उठाई है। उस बात के प्रति लेखिका सहमत है। वो कहती है कि वो बात मुझे पसंद आई। बेशक, बेशक माने इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। जहां जिस बात पर तुम्हारी असहमति होगी, तुम्हें पूरा अधिकार है उस बारे में असहमति जताने का। माने अगर कोई माँ बात फिर बता रही है या किसी विषय को लेकर के अपना मत अभिव्यक्त कर रही है और वो अगर बेटी को पसंद नहीं आ रहा है तो बेटी उससे असहमति जता सकती है। वो अपनी सोच को विकसित कर सकती है, अपने विचारों को वो आत्मनिर्भर बना सकती है। ऐसा उसको पूरा अधिकार है। और लेखिका कहती है कि मुझे खुशी होगी कि तुम अपने अधिकारों का उपयोग करो और अगर तुम खुलकर बोलोगी तो उसी से सोच की नई नई राहें खुलेंगी और खुलती ही जाएगी, जिससे विचारों का आदान प्रदान भी होगा। और यही वजह है कि लेखिका इस बात से नाखुश नहीं है कि बेटी अपने बारे में सोच रही है। वो धीरे धीरे जो है वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए काबिल हो रही है और उस दिशा में कदम उठा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह सारे फैसले बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बिना अपने जीवन के सक्षम फैसलों को बिना सोचे समझे न ले। और यही बात उस लेखिका कहती है कि अगर तुम अपने बारे में सोचती है और विचारों का आदान प्रदान करती हो और
खुलकर बात करती हो तो इसमें कोई संकोच या बंधन नहीं है। लेखिका कहती है कि मैंने तो अधिकारों की बात बस इसलिए की थी कि मैं जानती हूं मैं उस बेटी की माँ हूं जो अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहती है, बहुत जो है वो अपने जीवन के फैसलों को खुद करके अपनी जिंदगी की जो अलग अलग प्रकार की राहें हैं, इन राहों के प्रति खुद अपने जीवन का अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहती है। और लेकिन लेखिका ने ये बात भी कही है प्रतीकात्मक रूप में कि तुम इतना, मैं जानती हूँ तुम इतना ऊपर उठना चाहती हो कि तुम्हारे ये जो छोटे छोटे पंख है जो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पंख माने वजूद के, समाज में अपना अस्तित्व निर्माण करने का जो प्रयास है तुम्हारा, वह उस दिशा में उन्होंने कहा है कि तुम आसमान में बहुत ऊंचा उठना चाहती हो, बहुत अपने फैसले खुद लेकर के, या फिर कि अपने आप में जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहती हो। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जिंदगी की तरफ देखने का जो तुम्हारा दृष्टिकोण है वह सोच समझकर बनना चाहिए। यही बात उन्होंने कही है। वे कहती है कि मैं तुम्हारी सोच को यथार्थ माने वास्तविकता, हकीकत से दूर समझकर, मैं वो तुम सपनों की दुनिया में हो, तुम जिस तरह से सोच रखती हो वह वास्तविकता नहीं है, ये कहकर तुम्हें नाउम्मीद नहीं करना चाहती। बस मैं तुम्हारे पंखों को काटना नहीं चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे उन पंखों की डोर को थोड़ा मजबूत करो। मैं तुम्हें प्रेरित करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। जहां भी कहीं तुम लड़खड़ाओगी वहां मैं तुम्हें संभालने का प्रयास करूंगी, वहां मैं तुम्हें जो है वह आधार दूंगी। इसलिए वे कहती है कि तुम उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। मैंने खुद अपने बारे में सोचो, लेकिन ये जो वास्तविकता है, ये जो हकीकत है, उसको तुम नजरअंदाज न करो। सिर्फ सपनों की दुनिया में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। आजकल हम अपने इर्द गिर्द यही देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बस फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में और मोबाइल में उलझी हुई है, लेकिन जो सपनों की दुनिया वे देख रहे हैं, जिन सपनों की दुनिया में वे खोए और उलझे हुए होते हैं, हकीकत की दुनिया उससे कहीं ज्यादा कठोर है, अलग है। और यही वजह है कि उनको सोच समझकर जो है वो फैसले लेने चाहिए। यही बात उन्होंने कही है कि बस तुम्हें धरती पर निगाह रखनी है, अपनी वास्तविकता, अपने संस्कारों को, अपने वजूद को, अपनी भारतीय संस्कृति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम जिन पंखों के बलबूते पर आसमान में बहुत ऊंचा उठना चाहती हो, कहीं जा करके तुम गिर जाओगे और तुम्हारे ये छोटे छोटे जो डैने अर्थात पंख है वह बिखर जाएंगे, क्षत विक्षत हो जाएंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूं तुम एक समझदार बेटी हो। लेकिन सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, सतर्कता तो होनी ही चाहिए। मतलब कि युवा पीढ़ी खुद को ही परिपूर्ण समझकर बड़े बुजुर्गों को की बातों को और उन लोगों की बातों को जो उनको अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको पुरानी जर्जर और गैर जरूरी समझ करके नजरअंदाज कर रही है, वो सर्वतः गलत है। क्योंकि पुरानी पीढ़ियों और नई पीढ़ी का संघर्ष तो है, लेकिन जो पुरानी बातें हैं, हमारी संस्कृति की अच्छी बातें हैं, उनको भी हमें अपने साथ लेकर के चलना है, उनको छोड़ कर नहीं। और इसलिए हमें अच्छे गलत की पहचान करने के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वह सावधानी आवश्यक होती है। यही बात उन्होंने कही है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं वो अलग प्रकार से है। इसीलिए लेखिका कहती है कि अपने वजूद का निर्माण करते समय, अपनी जिंदगी के फैसले लेते समय तुम्हें सोच समझकर सावधानी से लेनी चाहिए।
क्योंकि आसमान में ये सपनों की दुनिया में बहुत ऊंचा उठते समय धरती पर निगाह इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि जिस माहौल में तुम हो वह माहौल अलग प्रकार का है। हम जानते हैं कि जिस पाश्चात्य संस्कृति को हम स्वीकृत कर रहे हैं वो यूरोपीय देश या फिर के अमेरिका, वहां होने वाला परिवेश अर्थात वातावरण अलग प्रकार से है, वहां के संस्कार अलग प्रकार से है, वहां की संस्कृति अलग प्रकार से है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति अलग है, हमारे संस्कार अलग है, यहाँ का माहौल अलग प्रकार का है। और इसी रूप में सारी बातों को स्वीकार करते समय हमें जो गैर जरूरी और पुरानी बातें हैं, जिनको इस पाठ में रूढ़ी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, उनको तो हमें छोड़ ही देना है। लेकिन उन बातों को हमें अपने साथ रखना है जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं, मानी जो हमारी संस्कृति की अच्छी बातें हैं, जो आज के परिवेश में भी लागू होती है और हमारे लिए वो मार्गदर्शक है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसको लंबे समय से हम स्वीकृत कर चुके हैं और वो आज भी उतनी ही जरूरी है। उन बातों के लिए इस पाठ में शब्द का इस्तेमाल हुआ है परंपराएं। इसीलिए लेखिका कहते हैं कि हमारी जो पुरानी जर्जर माने कमजोर बनी या फिर कि जो है वो निर्बल बनी, जो गैर जरूरी है, आज के माहौल में उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी रूढ़ियों को हमें तोड़ना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें अच्छी परंपराओं को नहीं छोड़ना है, उनको अपने साथ लेकर के चलना है। यही बात उन्होंने यहाँ कही है। इससे आगे परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। ये जो माँ है वो जानती है कि उनकी जो बेटी है वह अभी अभी नौजवान हो रही है, उसकी जिंदगी की तरफ देखने का दृष्टिकोण अभी अभी परिवर्तित हो रहा है, विकसित हो रहा है। इसीलिए हमारी जो पुरानी गैर जरूरी रूढ़ियां है और हमारी जो भारतीय संस्कृति की विरासत के रूप में प्राप्त अच्छी परंपराएं हैं, इनके बीच का भेद, इनके बीच का अंतर माँ अपनी बेटी को यहाँ बड़े प्रभावी तरीके से बताने का प्रयास कर रही है। वे कहती है कि तुम जानती हो ना कि अच्छी परंपराएं और रूढ़ियों में कौन सा अर्थ है? रूढ़ी और परंपरा का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं। अगर नहीं तो इससे जुड़ा हुआ जो साहित्य तो हमारे या तुम्हारे कॉलेज की पुस्तकालय में होगा, लाइब्रेरी में होगा, इससे जुड़ी हुई पुस्तकें खोज कर निकालो और तुम उनको जरूर पढ़ना, क्योंकि बस ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर भारतीय लड़की के लिए ये पता होना जरूरी है कि हमारी भारतीय संस्कृति की रूढ़ियां कौन सी है और गैर जरूरी होने वाली इन रूढ़ियों को किस तरह से बदलना चाहिए, और जो ऐसी भी कुछ परंपराएं हैं जो बनी रहनी चाहिए वे परंपराएं कौन सी है। इन सब बातों की जांच परख करके फिर तुम्हारा जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बनना चाहिए और तुम्हारा व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए, क्योंकि ये हर भारतीय लड़की के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इससे आगे उन्होंने कहा है कि बदलते वक्त के साथ जो है वो समय बदल रहा है, जीवन की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, और जो पुराने मूल्य माने धारणाएं, विचार जो हमारे जीवन की तरफ देखने के दृष्टिकोण में और वर्तमान जीवन के बर्ताव में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इन परिवर्तित हो रहे मूल्यों की सही गलत की पहचान तुम्हें होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। पहचान शब्द को उन्होंने अधोरेखांकित करने के लिए कहा है। अधोरेखांकित माने उस पर गौर करने के लिए कहा है। बस चकाचौंध के रूप में आ रहा है, इसलिए कुछ भी बिना समझे बिना पहचाने तुम्हें स्वीकृत नहीं करना है,
क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगी तो इससे तुम्हें लाभ होने के बजाय हानि ही होगी। माने यहाँ माँ अपनी बेटी को बताना चाहती है कि जो भी तुम्हारे आसपास है उसमें से सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब की परख करके, इन सब की पहचान करके उनको अपने जीवन के लिए स्वीकृत करते समय या लागू करते समय परख करके, जांच करके उनको उनका अवलंबन करना चाहिए। इस तरह का एक संदेश इस हिस्से के माध्यम से दिया है। इससे आगे का हिस्सा हम अगली दासिका में देख रहे हैं।